हाँ, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एसएससी एमटीएस 2020 का पेपर फर्स्ट अभी ख़त्म हुआ है जस्ट थोड़े दिन पहले। तो आप सभी एक्साइटेड होंगे एसएससी एमटीएस के बारे में पूरा जानने के लिए। तो आपको मैं ये बता दूं कि मेरा एसएससी एमटीएस का जो पूरा एक साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मैं पूरा आपको शेयर करूँगा। एसएससी एमटीएस 2016 के उसके तहत मुझे 2018 से लेकर 2019 तक पूरे एक साल का काम करने का मौका मिला और मैं 2 ऑफिस में काम किया है, लगभग एक जयपुर में और दिल्ली में है। तो मैं आपको मेरे उस 2 ऑफिस का पूरा लाइव एक्सपीरियंस एकदम क्या बोलते हैं वो बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि एग्ज़ाम प्रोसेस कैसा रहा, भाई मैंने क्या फील किया, कैसे एग्ज़ाम दिया, स्टार्टिंग से लेके मैं आपको फाइनल सिलेक्शन तक और ज्वाइनिंग तक मैं एक वीडियो में पूरा बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एसएससी एमटीएस 2016 से। तो उससे आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर जो फर्स्ट अभी हुआ इसका रिजल्ट कब आएगा और मतलब क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, रिजल्ट कब आएगा, कब आपका डिस्क्रिप्टिव होगा और कब उसका रिजल्ट आएगा और कब डीवी होगा और कब फाइनल मतलब स्टेट अलॉट होंगे आपको और कैसे होंगे, वो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। एसएससी एमटीएस 2016 का नोटिफिकेशन दिसंबर में आया था, दिसंबर 2016 में, ठीक है। हमने फॉर्म भर दिया क्योंकि एसएससी की जो तैयारी करते हैं वो सारे एग्जामों की लगभग फॉर्म भरते हैं, क्योंकि कोई श्योरिटी रहती नहीं है। आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, पता नहीं आपका किस में सिलेक्शन हो जाए। कर रहे सीजीएल की थी और हो गया सीपीयू में, हो सकता है 10+2 में हो जाए और हो सकता है एमटीएस में भी हो जाए। तो मेरे साथ भी यही हुआ, सीजीएल की तैयारी कर रहा था, दिसंबर से स्टार्ट करी थी, उसी टाइम नोटिफिकेशन निकला तो हमने भर दिया, ठीक है। फिर अप्रैल में पहला पेपर इन्होंने, भाई एक प्रस्तावित डेट थी अप्रैल में, तो पेपर स्टार्ट भी हो गए थे। 3-4 शिफ्ट में इनको पेपर करवाने थे। तो स्टार्टिंग में शायद 2 शिफ्ट में पेपर आउट हो गए थे, पेपर आउट हो गया तो पेपर कैंसिल करवा दिए गए, पेपर ने कैंसिल कर दिया और मेरा नंबर नहीं आया था उस टाइम तक। मेरे दोस्तों के पेपर हो गए थे, 1-2 ऑफलाइन पेपर था और थोड़ा टफ था उस टाइम, बड़े क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने ऑनलाइन पेपर करवाया, वो सितंबर अक्टूबर के करीब ऑनलाइन पेपर करवाया। हाँ, तो मेरा लगभग सितंबर लास्ट के करीब पेपर था। तो मेरा पेपर बहुत ईजी पेपर था, 100 क्वेश्चन थे और 150 नंबर के क्वेश्चन थे। मतलब 4 सेक्शन होते हैं, सभी आपको जनरली पता है 4 सेक्शन होते हैं उसमें, मतलब इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, 4 सेक्शन हो गए। तो आपको इक्वली डिवाइडेड रहते हैं, चारों सेक्शन के बराबर नंबर रहते हैं, मतलब किसी के ज़्यादा नहीं किसी के कम नहीं। और उस टाइम हमारे टाइम में 100 क्वेश्चन 150 नंबर के थे और अभी जो नया प्रोसेस है उसके हिसाब से 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के हैं। और अभी नॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है, उस टाइम नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था। जो आपकी शिफ्ट अगर इजी मिल गई तो आपके नंबर आ जाएंगे, और अगर आपकी किस्मत खराब रही और अगर आपने हार्ड शिफ्ट फंस गया तो आप पता चला 50 नंबर ही आ रहे हैं 100 में से, तो आपका उस टाइम नहीं होता था ऐसे। अब तो ये क्लियर कर दिया है भाई, अगर आपकी शिफ्ट ईजी थी तो नॉर्मलाइजेशन हो गया, आपके नंबर घट भी सकते हैं, और अगर आपकी शिफ्ट हार्ड रही तो आपके नंबर काफ़ी बढ़ सकते हैं, आपके हिसाब से बहुत बढ़ रहे हैं लड़कों के नंबर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पेपर फर्स्ट हो गया था, हाँ, पेपर फर्स्ट का रिजल्ट आ गया था आपके 15 जनवरी 2018 को, 15 जनवरी 2018 को पेपर फर्स्ट का रिजल्ट आ गया था। और पेपर फर्स्ट का रिजल्ट में आपको ये दिखाते हैं कि आप क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए, और नंबर तो पहले दिखा देते हैं क्योंकि आंसर की आ जाती है पहले, और नंबर थोड़े दिन बाद दिखाते हैं रिजल्ट के, लेकिन आंसर की पहले आ जाती है। तो आपको एक आइडिया रह जाता है कि आपके इतने नंबर हैं, फिक्स ही रहते हैं लगभग, क्योंकि जैसे आप जोड़ोगे तो आपके मेरे 131 बन रहे थे, 131 के कुछ समथिंग, ठीक है। और थोड़े दिन बाद आपको नंबर भी पता चल जाते हैं कि आपके इतने नंबर है, ठीक है। वो भी एसएससी एक अलग से डाल देता है कि ये इतने मार्क्स हैं, मार्क्स की लिस्ट है, आप उसको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 131 नंबर है, ठीक है। तो मेरे नंबर इतने आ गए, मतलब 150 में से। और फिर एसएससी ने उसी मतलब थोड़े दिन बाद ये नोटिफिकेशन निकाला कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो मेरा डिस्क्रिप्टिव का सेंटर जयपुर आया था, मतलब वो भी लगभग जनवरी के लास्ट में, मतलब 28 जनवरी 2018 को सेकंड पेपर हुआ। सेकंड पेपर मतलब जैसे हम तैयारी करते हैं सीजीएल की, और उस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा था कि एसएससी ये पेपर करवा रही है, डिस्क्रिप्टिव करवा रही है एमटीएस के लिए, और पहला ऑनलाइन पेपर भी था एमटीएस का फर्स्ट टाइम। तो सारे नए एक्सपीरियंस थे, किसी को कोई आइडिया नहीं था कि भी अगला क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, और मतलब क्या पूछ सकता है। तो सब ऐसे बता रहे थे कि आपको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये करंट की इश्यू मुद्दे, मतलब ये वो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट, हम तो ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ के गए थे, मतलब बहुत मतलब क्या लेवल पढ़ के गए थे। और जब वहाँ गए तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर लिखना था, और एक दो और ऐसे नॉर्मल से थे, मतलब कोई ज़्यादा इतना हार्ड नहीं आया था उस टाइम। और एसएससी का ये पैटर्न रहता है डिस्क्रिप्टिव में कि बॉक्स रहते हैं, भाई बॉक्सेज में लिखना होता है आपको छोड़ना। उस टाइम वो बॉक्सेज नहीं थे, मतलब एक ऐसा सीधा पेपर था और नॉर्मल सा पेपर था, मतलब उसमें सीधे आपको ये लिखना था कि भी ये कि मतलब मोबाइल फ़ोन पे लिखिए और 4 बजे सब ऑप्शन लिखिए, उनमें से एक ही अटेंड करना। सारी लैंग्वेज में लिखा रहता है, जितनी लैंग्वेज है ना सब लैंग्वेज में आपको लिखा रहता है उसके अंदर, आपको जिस लैंग्वेज पसंद आए उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है।
तो हमने हिंदी चूज़ की, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन पे लिखा था मैंने मोबाइल फ़ोन पे मैंने कि भैया मोबाइल फ़ोन क्या है, कैसे, जो भी हमें उस टाइम तैयारी करके लिख दिया था। और एक इसमें ये भी रहता है लेटर्स, एक लेटर लिखना होता है, और लेटर में आप ऑप्शन में रहता है दोनों में से एक लिख दीजिए, ठीक है। तो 50 नंबर का पेपर होता है, उसमें आपको 35% अगर आपके पास कोई कोटा है तो लाना है, और अगर आपके पास जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क लाने हैं 50, तो मतलब 17.5 के करीब नंबर लाने होते हैं। तो मेरे 33-34 कुछ नंबर आए थे जब रिजल्ट आया था। रिजल्ट आया था 21 फरवरी 2018 को, ठीक है। मैं देख के बता रहा हूँ, सब कुछ मैंने लिख रखा है उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा मतलब सीक्वेंस बना रहे और आपको एक एग्जैक्ट आइडिया बता रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि उसका रिजल्ट आया डिस्क्रिप्टिव का। 21 फरवरी 2018 को रिजल्ट आ गया। तो उन्होंने फिर एक डी मतलब एकदम फटाफट करवा रहा था, SSC MTS के, मतलब SSC पता नहीं उस टाइम क्या हुआ था, इतने जल्दी एग्जाम कभी नहीं करवाती थी। मतलब मेरा खुद का SSC PO का एग्जाम फंसा पड़ा था, कोई एग्जाम नहीं, लटके पड़े हैं सारे CGL, पता नहीं SSC MTS इतना फटाफट करवा रही थी कि वो जो पेपर लीक हुआ था उसकी वजह से पता नहीं क्या था। 21 फरवरी रिजल्ट आया, 25 फरवरी से बोल रहे हैं आपको DV के लिए आना है। DV के लिए DV नॉर्थ रीजन का दिल्ली होता है सबका, CGO कॉम्प्लेक्स दिल्ली में, तो दिल्ली में बुला दिया DV के लिए। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था DV का। तो पता नहीं ऐसे लोग बहुत डरा रहे थे, वो ले जाना है, वो ले जाना है। और OBC का मुद्दा चल रहा था उस टाइम की भी, OBC का सर्टिफिकेट आपका 3 साल पुराना चाहिए, नया चाहिए नहीं, SSC का अलग ही नाटक है, ठीक है। तो हम चले गए, बहुत डर लग रहा था, मतलब सब डरा रहे थे कि ये जिसका OBC का पुराना नहीं है उनको बाहर निकाल देंगे। तो हम गए तो उसने ले लिया भाई। उसमें तो क्या है, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, और एक ये आपको ये देना है OBC सर्टिफिकेट दे दिया, तो ठीक है। और उसने मेरे ऊपर लिख दिया प्रोविजनल। मैं तो बहुत डर गया, मैं अब तो निकाल ही देंगे क्योंकि जब आपको उस टाइम इतना हाइप बना हुआ था ना, मतलब उसका OBC का, तो लग रहा था कि जिसका 3 साल पुराना नहीं है उसको निकाल ही देंगे, ठीक है। तो लेकिन सही सलामत रहे हम कि हमारा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। मैं उसकी आगे बताता हूँ कि DV हो गया। DV के बाद उन्होंने फिर फाइनल रिजल्ट निकाला आपके अप्रैल 2018 में। अप्रैल 2018 में जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें ये लिखा था कि आपका नाम लिखा था, आपकी कैटेगरी, किसी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, और मतलब स्टेट वाइज उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी सबकी। जैसे राजस्थान में शायद 555 के करीब कुछ लड़कों का सिलेक्शन हुआ था, तो सबका एक लिस्ट डाल दी थी कि भी, और किसी को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। और ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट जो आपने ज़िंदगी में पहली बार सुने होंगे, वैसे ऐसे नाम होंगे उसमें। जैसे मुझे मिला था पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑडिट ऑफिस जयपुर, ठीक है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार उसका नाम सुना, ठीक है। तो सबकी एक लिस्ट आ जाएगी और आपको ये बता दिया जाएगा कि भी जल्दी आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, अभी नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना है तो वो बता देंगे, ठीक है। तो वो आ गया रिजल्ट, फिर हम बहुत एक्साइटेड, में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट टाइम रिजल्ट, पहली बार मतलब गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट होता ही है। तो मैं बहुत एक्साइटेड, और डरा भी ये था कि उसने थिएटर प्रोविजन लिखा रहा था कि हाँ भाई ये निकाल देंगे बाद में लास्ट में, ठीक है पता नहीं। और फिर उसके बाद जैसे कि रिजल्ट आ गया था अप्रैल में, तो अप्रैल के बाद नेक्स्ट स्टेप ये रहा था कि मई या जून लास्ट में, जून फर्स्ट में भी उन्होंने मुझे एक लेटर आया गया था ऑफिस से, जो हमारा PNT ऑडिट ऑफिस जयपुर है, उसका एक लेटर आया था, जून में आ गया था एक लेटर आया था। उसके बाद 2 अटेस्टेशन फॉर्म थे कि वो उसको आपको भर के देने हैं, मतलब ऑफिस में। उसमें मतलब आपको ये भरना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका मतलब काम, मतलब एड्रेस जितने भी है सब कुछ लिखना है आपको। फिर गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं, और लास्ट में SDM का साइन करवा के फिर आपको पोस्ट से वापस भेज देना है, ठीक है। तो मुझे उस टाइम तक ये आइडिया नहीं था कि ये पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑडिट होती क्या है, ठीक है। तो मैं पोस्ट ऑफिस पे जब गया था फॉर्म भरने, तो मैंने उसको पूछा भैया ये क्या होता है, वो भी SSC 10+2 से लगे होते हैं। तो वो बोला ये तो पोस्ट ऑफिस ही है। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, यहीं लग जाएंगे घर के पास, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम तक ऐसा कोई आइडिया नहीं रहता, ऐसे डिपार्टमेंट मिलेंगे ना आपको मतलब आपको कोई आइडिया नहीं उसके बारे में पहली बार, ठीक है। फॉर्म भर दिया, तो फिर मैंने ऑफिस से भी कांटेक्ट किया था। ऑफिस से आप फ़ोन कर सकते हैं, उनके ऊपर फ़ोन नंबर लिखे होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके ऑफिसर होंगे, जो आपकी कंसल्टिंग अथॉरिटी होगी, वो आपसे ये फ़ोन, आप उस पर फ़ोन करिए, फ़ोन करके आप पूछिए कि सर क्या क्या फॉर्म, अगर आपको अटेस्टेशन फॉर्म में भी कोई दिक्कतें आ रही है तो उनसे पूरा एकदम पूछ लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती सही में, कुछ पता नहीं क्या क्या लिखा होता है उसके अंदर, सही में समझ में नहीं आता। पुराने ज़माने के पता नहीं कहाँ से वो लेटर उठा के आपको दे देंगे, उसको भरना है आपको, और छोटे छोटे से कॉलम बने होते हैं, उसमें आप क्या क्या भरोगे आपको समझ में नहीं आएगा इसमें क्या भरना है। तो आप उससे एक बार बात कर लीजिए अपने डिपार्टमेंट से, और फिर आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस। और फिर इसके बाद एक और लेटर आया, मतलब वो आ गया था आपके, मतलब मैंने ज्वाइन किया था 18-19 जुलाई को ज्वाइन किया था, तो वो आ गया था लगभग 1-2 जुलाई को करीब मेरे पास पहुंच गया था, मतलब उन्होंने भेज दिया था, 5-6 दिन में पहुंच ही गया था। तो वो लेटर पहुंच गया, तो मैं उसको देख के खुश भी हुआ और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि उस पर भी उस टाइम मुझे ये नहीं पता था, मैं एकदम नया था गवर्नमेंट जॉब के, और मेरे नज़दीक किसी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी उस टाइम तक। तो फिर वो देखा मैंने, उस पर भी प्रोविजन लिखा हुआ, उस टाइम भी बहुत डर लगा कि ये क्या है, क्या पूछ रहा है, मतलब अभी भी लेंगे कि नहीं लेंगे, अभी भी बाहर निकाल लेंगे। उसमें भी ये लिख रहा है वो OBC लेके आना है, ठीक है। मैं ले गया,
और आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर प्रोविजनल और टेम्परेरी भी लिखा होता है कहीं। तो टेम्परेरी का मतलब ये है कि आप 2 साल तक, जो ये 2 साल का जो आपका पीरियड रहता है प्रोबेशन का, वो प्रोबेशन पीरियड के लिए इसको टेम्परेरी रहेंगे। जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, आपका वो टेम्परेरी लिखा हुआ हट जाएगा, ठीक है। तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लगता है ना कभी कभी, हाँ पता नहीं कि बाहर निकाल दे, तो ठीक है वो लेटर आ गया, तो हम डरते चले गए ज्वाइनिंग करने के लिए। उन्होंने मुझे डेट दी थी शायद, भाई 13 तारीख या 10 तारीख के बाद आपको ज्वाइन करना है इस ऑफिस में, ठीक है। मैं ऑफिस चला गया। तो आप जब जाएंगे तो आपसे सबसे पहले आपको ऑफिसर डिटेल किए हुए होंगे कि ये ऑफिसर हैं, आप इन सब से जितने भी हैं आप सब उनके पास जाएंगे, तो आपकी काउंसलिंग भी करेंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट है, आप सारे सब डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, जितने भी डॉक्यूमेंट है। तो सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके चले गए, और तो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, आपके जितने भी हार्ड कॉपीज़ है सारी वेरीफाई करेंगे एक बार कि आपका ऑफिस सर्टिफिकेट है कि नहीं है सही में, और मतलब 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट सब, और आपकी हायर क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो वो भी मांगेंगे भी आप दे दो, ठीक है। जैसे किसी की डिग्री कर रखी है, BSc BA MA जो भी कर रखा है आप सारे सबमिट कर दीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जैसे आपका प्रमोशन हो तो आपको फिर बाद में कोई डॉक्यूमेंट जमा ना करना पड़े, इसलिए आप पहले ही जमा कर दीजिए, ठीक है। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है कि आप उसका दें, आप 10th पे भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा कोई, लेकिन 10th और वो कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद वो हो गया। फिर आपके बाद जो आपका सुपीरियर अथॉरिटी है, जो हमारे वहाँ उस टाइम ऑडिट ऑफिसर थे, वो आपका एक सबकी ब्रीफिंग करेंगे, सबको बुलाएंगे पास में, भी क्या क्या काम है तुम्हारा, ये है, और मतलब सबको एक 1 by 1 1 by 1 बुलाया था हमें, तो कि भी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कैसे सेलेक्ट, मतलब क्या तुम्हारा सिलेक्शन तुम कैसे हुआ। ऐसे भी वो डराते हैं भाई क्या पता कोई ऐसा फर्जी वाला लड़का भी निकल जाए, तो ऐसे डरा के, ठीक है। और मतलब स्टार्टिंग में हाइक बनाएंगे आपके ऊपर, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हो, क्योंकि अगर आपको खुला छोड़ देंगे तो फिर आप किसी के अंडर में नहीं आएंगे, तो थोड़ा वो आपको डराएंगे भी स्टार्टिंग में कि भी है तुम्हारी जॉब खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी, तुम्हारा टेम्परेरी है, ये प्रोबेशन पे चल रहे हो भी, तो थोड़ा डरा के रखेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ डरना नहीं है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल जो वहाँ की लाइफ क्या है, ठीक है, मतलब आपको क्या क्या काम करना है वहाँ पे। तो स्टार्टिंग पे, ठीक है, जब फर्स्ट डे का मैंने आपको बता ही दिया कि ये डॉक्यूमेंट हो गए सारे, ठीक है, और ये सारी वो ब्रीफिंग भी हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि कोई भी ऑफिस 4-5 सेक्शन में बंटा रहता है हमेशा। जैसे एक रिपोर्ट सेक्शन, उस ऑफिस की बता रहा हूँ, उस ऑफिस में जो PNT ऑडिट ऑफिस जयपुर है, और उस ऑफिस की मैं पहले एक किस्सा बताता हूँ। मतलब जब मैं पहले बता रहा ना, ऐसे डिपार्टमेंट जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक है। तो जब मैं आया जयपुर, मेरा एक दोस्त था जो जयपुर में पहले से ही रहता था, ठीक है। तो उसको मैं साथ में लेके गया वहाँ पे कि भी मुझे ऑफिस ढूंढना है, और पता नहीं चला गूगल मैप भी वहीं बता रहा था, मतलब टोंक फाटक जयपुर था तो टोंक फाटक भी बता रहा था, ठीक है। तो हम दोनों चले गए, वहाँ ढूंढ रहे हैं, कहीं ऑफिस नहीं मिल रहा है आसपास, सबको पूछ रहे हैं, फ्रूट सेलर जितने भी है सब, मंडी है पीछे एक बड़ी ऑफिस, उसको भी पूछ रहे हैं, कोई पता नहीं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है, ऑफिस के जस्ट नीचे एक मतलब ठेला खड़ा था फ्रूट बेचने वाला, ठीक है। उसको पूछा भैया ये ऑफिस कहाँ है, एडमिट कार्ड वो दिखाया, मतलब ज्वाइनिंग लेटर दिखाया, मेरा सिलेक्शन हुआ ये। तो बोला भैया यहाँ तो कुछ नहीं है वो बोला यहाँ कोई ऑफिस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ऑफिस है, फाइनेंस का ऑफिस था नीचे उसके। बोला ये ऑफिस है। फिर हमने डब्ल्यू सर को फ़ोन किया, मैं सर कहाँ ऑफिस है, हम तो यहाँ खड़े हैं काफ़ी देर से और यहीं दिखा रहा है, मतलब ऑफिस भी यहीं दिखा रहा है गूगल मैप भी। हाँ ठीक है, वो नीचे आए, फिर बताया ये ऑफिस है। ऊपर मतलब एक काला सा बोर्ड लगा रखा था, उस पर मतलब छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था PNT ऑडिट, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑडिट ऑफिस जयपुर। तो ठीक है मतलब इतना छोटा, मतलब लोग आसपास वाले जानते भी नहीं है ऐसा कोई ऑफिस भी है यहाँ, ठीक है। तो मतलब ये किस्सा था। उसके बाद फर्स्ट डे में जब ब्रीफिंग हो गई, उन्होंने ये बता दिया भाई काम का तो क्या है, वही काम है बस। मैं अब 1 by 1 ये बताऊंगा भाई क्या क्या काम करने पड़ते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो पहले उन्होंने हमें सेक्शन वाइज अलॉट कर दी भाई, सारे डिपार्टमेंट एक मतलब सेक्शन में डिवाइड रहते हैं, जैसे रिपोर्ट, डिस्पैच, और मतलब उसमें एक मतलब उसका असिस्टेंट, जो आपका जो ऑफिस का इंचार्ज रहेगा उसका एक असिस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मुझे मिला था स्टार्टिंग में, मुझे डिस्पैच सेक्शन दिया था, और उसका असिस्टेंट जो मेरे एक साथ थे उसका असिस्टेंट भी रखा था मुझे, और मतलब वो डिस्पैच सेक्शन भी संभालना था, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट डे पहले दिन पहुंचा था, मेरे से पहले 2 और लड़के बैठे थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रहता है ना भाई, आप CGL की तैयारी कर रहे हो, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के सपने देख रहे हो, और आपका MTS में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो आपको बहुत बुरा लगता है स्टार्टिंग में कि भी क्या पता नहीं क्या काम करवाएंगे मुझे, चपरासी का काम करवाएंगे, कितना बुरा लगेगा। हाँ बुरा तो लगेगा, सीधी बात। तो मेरे से पहले 2 लड़के और बैठे थे, तो उनसे पूछा भाइयों क्या हाल है, तो उनसे पूछा तो उनकी क्वालिफिकेशन मेरे से भी ज़्यादा थी तो थोड़ा डर कम हुआ कि भी हाँ भाई अपने से भी अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो मतलब 18-19 के करीब मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर हमारा काम स्टार्ट हो गया। मुझे एक और सेक्शन दिया भाई, फोटोकॉपी मशीन चलानी थी, जितने भी फोटोकॉपी, बहुत सारी फोटोकॉपी आती है, दिन भर फोटोकॉपी करते करते परेशान। स्टार्टिंग में काम और कोई ट्रेनिंग नहीं होती, सबसे बड़ी बात है कोई ट्रेनिंग नहीं है, मतलब वही है आप सीखते जाओ, जो आपको काम दिया जाए वो देखते जाइए और सीखते जाइए, ठीक है। मतलब कोई ऐसे सिखाने वाला कोई नहीं है, जो मतलब जैसे काम ही कुछ ऐसा है ही नहीं जैसे मतलब आपको कोई एक्सपर्टीज बनना पड़े उसमें। तो स्टार्ट हो गया धीरे धीरे।
तो मैं असिस्टेंट था, तो वो मुझे बार बार बुलाता था, इधर आओ, फाइल लेके जाओ, इधर से फाइल उधर, उधर से फाइल इधर, इधर से फाइल उधर। ठीक है, मैं घूमता रहा और ठीक है, फर्स्ट डे में ये भी, और फर्स्ट डे में एक और काम होता है मेडिकल का, वो मेडिकल भी आपको करवाना, तो बोलेंगे मेडिकल करवा के आ जाओ। ठीक है, तो मैं जयपुर में एक ऑफिस, मैं पहले ये बोला था कि आप उसमें हॉस्पिटल चले जाइए और मेडिकल करवा के आ जाइए। ठीक है, तो मैं लगभग 10-11 बजे करीब पहुँचा था। तो ठीक है, मैं उस टाइम निकल गया था, उस टाइम चला गया। तो मेडिकल में भी आपको पता ही है सरकारी हॉस्पिटल के क्या हाल होते हैं, मतलब मतलब वो भी एक्सपीरियंस अलग ही था। मतलब मैं पहले दिन गया तो इतनी लाइन, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, पता ही नहीं चल रहा क्या है। तो मेरे साथ एक और दोस्त था, उसने फिर भाई थोड़ी मदद तो की है, हो गया। मतलब मेडिकल में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वो जाओगे तो थोड़ी देर में आपका हो जाएगा, लेकिन बहुत सरकारी प्रोसेस है, बहुत टाइम लगा देता है। अगर सुबह जाओगे तो शाम तक आपको फ्री करेंगे। मेडिकल में कुछ नहीं, ब्लड और यूरिन का सैंपल लेते हैं, और ऐसे होना तो पूरा चाहिए, लेकिन ये इतना ही करते हैं। और फिर आपका ये आई टेस्ट होते हैं, लेकिन वो सब भर के दे देते हैं जनरली। मतलब छोटा सा मेडिकल होता है 5 मिनट का, अगर आपको जुगाड़ है या कुछ है ना, तो 5 मिनट में करके दे देगा वो। लेकिन मेरा कोई जुगाड़ नहीं था, जयपुर पहली बार गया था मैं मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था उसका। ठीक है, तो मेरा पूरा दिन चला गया उसमें। तो सुबह मतलब जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था वो दिन शाम का, और दूसरे दिन का वो भी चला गया। मैं दूसरे दिन शाम को मैं पहुंचा, तो मेरा ज्वाइनिंग आफ्टरनून लिख दी उन्होंने, तो मेरी सैलरी आफ्टरनून से स्टार्ट हुई दूसरे दिन। और फिर ठीक है, फिर मेडिकल हो गया, फिर ज्वाइनिंग भी हो गई। और मैंने आपको बता दिया कि मुझे उसका जो मेरे एओ साहब के असिस्टेंट और ये डिस्प्ले सेक्शन और दे दिया था। ठीक है, तो मैं वहाँ काम स्टार्ट कर दिया। डिस्प्ले सेक्शन का मतलब आपको ऐसे पता नहीं क्या है, कोई ऐसा काम नहीं है। इस ऑफिस में LDC नहीं थे, तो MTS का ये काम रहता है कि वो LDC भी रहेगा और MTS है ही वो। तो आपको जितने भी लेटर आ रहे हैं, एक मतलब उनका इंडेक्स करना है, मतलब जो एंट्री करनी है, और वो लेटर आपके एओ साहब के पास ले जाने हैं, वो आपके उस लेटर को सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, अपना काम चल रहा है। और जो भी डाक जाएगी आपके पास जाएगी, आपको वो डाक वापस एंट्री करनी है, उसको आउट करना है और उसको फिर लेके जाके पोस्ट ऑफिस में डाल देना है। ठीक है, ये भी काम था। और उसका जो एओ साहब का असिस्टेंट, मतलब वो भी जब बुलाएं आपको तब आना है। ठीक है, और दूसरे दिन से जब हम स्टार्ट होते हैं तो MTS की लाइफ सुबह, मतलब जैसे ऑफिस 10 से 6 बजे तक होता है, तो MTS को 9 बजे आना होता है, क्योंकि वो सारा काम उसको ही करना, ऑफिस को खोलना, सारे जितने भी वो सेक्शन है सबको खोलना, लाइट स्टार्ट करनी, सब आप मतलब एक तरह से सबको फैसिलिटी प्रोवाइडर हो, सारे काम करोगे। जितने जितने हैं सबके पानी भर के रखो, जहाँ जहाँ मतलब जिसके बड़े बड़े मग बनाए रखे थे वो भर के रख दो सबके पास। ठीक है, जिसके सेक्शन बने होते डब्ल्यू हो गए और EO के सेक्शन में सब में ये करना होता है। ठीक है, और नॉर्मल डस्टिंग भी करनी थी। डस्टिंग का मतलब ये रहता है कि मतलब जस्ट नॉर्मल, मतलब जैसे फाइल है तो थोड़ा बहुत अगर कोई जाड़े वाले लग रखे हैं तो आपको थोड़ा सा एक कपड़ा सा दे देंगे उसके साथ। पहले दिन तो बहुत बुरा लगेगा कि आप मतलब एक ऑफिसर बनने के ख्वाब देख के आप यहाँ आए हो और यहाँ आते आपको बोले भाई डस्टिंग करो। ठीक है, डस्टिंग कर लोगे, मतलब पहले दिन बहुत बुरा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा फिर आपको लगेगा ये ज़िंदगी है आपकी। ठीक है, तो चल रहा था, चलने लग गया डस्टिंग। और वही मतलब स्टार्टिंग से सुबह जाना 9 बजे, वही सुबह जाती डस्टिंग करना, फिर वो पानी भर के रख दो उनके। और फिर मतलब वो जब बुलाए आपको ऑफिसर, आपको भाग के जाना है, उनके काम करना है, बोला उसको बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ, ये जाओ ये फाइल लेके जाओ, ये फाइल ढूंढो। और मतलब वो सारे नए नए देख के मतलब बहुत आपको परेशान करेंगे भी ये फाइल ढूंढ के दो, ये फाइल ढूंढ के दो, ऐसे ही ज़बरदस्ती। ठीक है, चल रहा है, धीरे धीरे आप पकड़ने लग जाओगे कि हाँ इस ऑफिस में ये होता है। ठीक है, और मतलब थोड़ा हाइप बनाए रखा था भी यहाँ नए लड़के हैं कि ये ज़्यादा परेशान ना कर दे, इसलिए। तो ठीक है, मेरा ये जयपुर ऑफिस का एक्सपीरियंस था पूरा। मतलब हाँ, मतलब वही जयपुर ऑफिस में मैंने बता दिया। और शाम के टाइम भी मतलब आपको जैसे ऑफिस 6 बजे बंद होगी तो आपको 6:30 बजे निकलना होगा, क्योंकि सारा क्लोज आपको करना है, लाइट बंद करनी है, दरवाजे बंद के लॉक करके। वो चाबी आपको या तो आप में से जो सीनियर MTS होगा वो ले लेगा, नहीं तो जो ऑफिसर है वो अपने साथ ले जाता है। ठीक है, ऑफिस क्लोज होता है 6:30 बजे, तो आप उस दिन निकलोगे। आपका 9 से लेके 6:30 बजे का टाइम रहेगा, और उसके बाद सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, और इसी बीच मैं आपको ये जयपुर ऑफिस का एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद मेरा एक बार अटैचमेंट लगा था दिल्ली, तो उसकी कहानी भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो दिल्ली ऑफिस था, जैसे रातों रात लेटर आ गया कि आपको दिल्ली ऑफिस जाना है। ठीक है, तो दिल्ली ऑफिस का क्या है कि थोड़े बहुत किस्से हैं, मैं वो ये बताऊँगा आपके पास, क्योंकि दिल्ली ऑफिस के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं मेरे। हाँ, तो दिल्ली में जो PNT ऑडिट ऑफिस का जो हेड ऑफिस था वो दिल्ली में था, मतलब DG बैठती थी वहाँ पर। तो हमें बुला लिया, तीन जनों को दिल्ली, हम टोटल 10 MTS थे जो PNT ऑडिट ऑफिस जयपुर में सेलेक्ट हुए थे। हमें दिल्ली में बुला लिया गया कि भी आपको यहाँ काम करना है, दिल्ली में अटैचमेंट है, सैलरी जयपुर की मिलेगी। ठीक है, हम दिल्ली में चले गए। दिल्ली में क्या है कि एक मतलब पूरा वो है, समंदर है लोगों का उस ऑफिस में। और जयपुर ऑफिस में क्या है, 40-50 लोगों का कंजेस्टेड रूम है, मतलब वहाँ जगह ही नहीं है बैठने की। मतलब सब पता चल रहा है कि कौन सा कहाँ बैठा है, कहाँ गया है, एक मतलब क्लियर। और दिल्ली में क्या पूरा समंदर है, वो DG ऑफिस, मतलब किसी को कोई पता नहीं चल रहा कहाँ MTS है कहाँ है। और दिल्ली में क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। अगर आपका DG PNT ऑडिट ऑफिस में सिलेक्शन हो जाए
तो मेरे हिसाब से आप जरूर ज्वाइन करना। मतलब आप वहाँ कोई काम नहीं करना, वहाँ प्राइवेट MTS लगे रहते हैं डस्टिंग पानी वानी के लिए, आपको कुछ नहीं, आपका काम है सिर्फ ऑफिस संभालना। ऑफिस एक सेक्शन में आपको रखा होता है, आपको जितनी फाइलिंग है वो करनी है और लेटर पहुँचाना इधर से उधर। वहाँ मतलब बहुत ईजी, और वहाँ पता भी नहीं चलता कौन सा कहाँ है, ठीक है। और जनरली मतलब जो आपके नीचे भी एक रैंक रहती है ना प्राइवेट MTS, तो आप उनसे काम करवा सकते हैं अपने सारे, ठीक है, इतना कोई नहीं है। और मैं लास्ट में ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, मतलब सारी जॉब बड़ी होती है, मतलब बड़ी तो क्या मतलब अच्छी होती है, क्योंकि जब आप बेरोजगार होते हैं उस टाइम तो आपके पास कुछ भी नहीं होता है। जब आपको एक जॉब मिलती है आपको करनी जरूर चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि एक आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। कम से कम आपको ये आइडिया हो ही जाएगा कि इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या नहीं हो रहा है और कैसे हो रहा है, सब आपको एक आइडिया रह जाएगा, रफली आइडिया होगा, और वो आइडिया आपको बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। आखिर में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भी मैंने आगे क्या किया, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि भी मैंने SSC MTS 2019 के बाद मैंने क्या किया, मेरा किस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ और मैं किस पोस्ट पे आज अभी मैं मतलब कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा भी मुझे फर्स्ट टाइम सैलरी कितनी मिलती है, और साथ ही साथ मैं कुछ किस्से बताऊँगा मेरे उस ऑफिस के बीच में जो अभी बीच में छूट गए हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।